हाँ भाई, गुड इवनिंग दोस्तों। 2100 प्रश्न अपने चल रहे थे, 650 प्रश्न के आसपास अपन ने पहले कर दिए थे। 651 से लेकर के 700 तक प्रश्न अपन आज करने वाले दोस्तों। टॉपिक वाइज अपनी सीरीज चल रही थी। कल जो अपन ने पढ़े थे वो पढ़े थे अपने शिक्षण वीडियो के प्रश्न। किसके प्रश्न में? शिक्षण वीडियो के। और मैंने पहले कहा था एक दिन आपको शिक्षण वीडियो पढ़ाऊंगा और एक दिन अपन दूसरा टॉपिक लेकर के चलेंगे। आज जो मैं आपके बीच में लेकर के आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अरे सारी बातों का ध्यान दे रहा हूँ ना आप। कमेंट है ना, आप बिना किए ना सीधा सीधा अगर पढ़ते हो ज़्यादा आनंद आता है। मैं पढ़ना भी मैंने बंद कर दिया और मुझे भेजते हो ना, वो भी अब मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, क्योंकि आप केवल और केवल मैं यदि आपके वहाँ कमेंट के अगर रिप्लाई देने के लिए बैठ जाऊँगा ना, फिर आपके तैयार कौन करेगा। आज जो प्रश्न आ रहे हैं ना वो केवल कितने आएंगे दोस्तों? पाठ योजना को लेकर के आएंगे। और पाठ योजना के ऊपर मैं बता दूं कि अभी तक जितनी भी टेट हुई ना, उस टेट के अंदर अधिकांश प्रश्न जो पूछे गए थे ना वो पाठ योजना के ऊपर पूछे गए थे। लगभग 3 से 4 प्रश्नों का औसत रहा है जो पाठ योजना से रिलेटेड प्रश्न आए थे दोस्तों। तो पाठ योजना भले आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं है, सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ना जुड़ा हुआ है, वहां से बहुत से प्रश्न आए हुए हैं। ये एक दिन में पूरी होने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि पाठ योजना आज पूरी हो जाएगी, मैंने इतने, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं उद्देश्य के। उद्देश्य के आधार पर कौन से उद्देश्य में कौन सा प्रश्न होगा, कौन से उद्देश्य है कि कैसे पहचान करोगे। इसके लिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल प्रश्न भी लेकर के आया हूं और सीधे पिंक पॉइंटेड प्रश्न भी लेकर के आया हूं ना। शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, सरल सरल प्रश्न आएंगे ना, लेकिन बीच में जाते हुए आपके बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम गंवाए ना शुरू करते अपन सीधा। पहला प्रश्न ये रहा, ये पूछ रहा भाई पाठ योजना का सर्वप्रथम विचार किसके द्वारा दिया गया है। पहले शब्द याद रखना भाई, इसने पूछा कि सर्वप्रथम पूछा है, इसने केवल ये नहीं पूछा कि पाठ योजना का विचार किसके द्वारा दिया गया है। ये पूछ रहा भाई सर्वप्रथम विचार किसके द्वारा दिया गया है? गेस्टाल्टवादियों के द्वारा, हर्बर्ट के द्वारा, एनसीएफ 2005 के द्वारा, या इसने दे रहा है कोठारी आयोग के द्वारा। दोस्तों मैं आपको बता दूं ना, न तो कोठारी आयोग ने दिया है, न एनसीएफ 2005 ने दिया है, न ही हर्बर्ट ने दिया है। कि इसका जो विचार दिया ना वो किसके द्वारा दिया गया भाई? आपके गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दिया गया है। गेस्टाल्टवादी जो आपने नाम सुन रखा होगा पहले, कुर्ट लेविन, कोप्का, कोहलर वगैरह, ये सारे के सारे कौन है? आपके गेस्टाल्टवादी हैं। तो इसका जो विचार दिया गया है ना दोस्तों, किसके द्वारा दिया गया है? गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दिया गया है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह रहा आपका दूसरा प्रश्न। अरे ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना आप, बिल्कुल नजरअंदाज मत करना, न 3 नंबर 4 नंबर खा जाएगा बाकी। बालकों को विचार देकर के विचारों का व्यवहारीकरण करना ही शिक्षा है। यह बात किस शिक्षा शास्त्री के द्वारा कही गई है? परिभाषा क्या है? बालकों को विचार देकर के विचारों का व्यवहारीकरण कर देना, यहाँ पे शब्द है भाई शिक्षा है। क्या शब्द है यहाँ पे? शिक्षा है। उपयुक्त परिभाषा है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा किसने दी थी? हर्बर्ट ने दी थी, मॉरिसन ने दी थी, ब्लूम ने दी थी, या स्किनर ने दी थी? मैंने ये बात आपको पहले ही बता रखी है ना। गेस्टाल्टवादियों के बाद में पाठ योजना में यदि सर्वश्रेष्ठ योगदान किसी का रहा है तो वो हर्बर्ट का रहा है। हर्बर्ट ने पाठ योजना को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की है। तो ये परिभाषा भी किसने दी है भाई? इसने दी, क्योंकि अध्यापक जो होता है ना, बाल को केवल और केवल क्या पहुंचाता है? अपना विचार पहुंचाता है। यदि उस विचारों का बालक व्यवहारीकरण कर लेता है ना, तब उसे शिक्षा कहेंगे। जैसे मैं आपको शिक्षण विद्या पढ़ा रहा हूं ना, आप पढ़ रहे हो, एग्जाम के अंदर शिक्षण विद्या सही कर रहे हो ना, ये शिक्षा नहीं है। पढ़ने के बाद, नौकरी लगने के बाद, विद्यालय में जाकर के यदि शिक्षण विधियों का आप उपयोग करते हो, जाने के बाद शिक्षण विधियों के द्वारा बच्चों को पढ़ाते हो, विद्यालय में मैनेजमेंट रखते हो, तब तो ये क्या कहलाएगा? आपका ज्ञान कहलाएगा। लेकिन केवल परीक्षा में पढ़ने के लिए आपने सिखाया ना, तब ये शिक्षा नहीं कहला सकती दोस्तों। शिक्षा का मतलब क्या है? विचारों का व्यवहारीकरण कर देना। ये परिभाषा किसने दी है दोस्तों? तो ये परिभाषा हर्बर्ट के द्वारा दी गई है। ए इसका सही उत्तर होगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न। हर्बर्ट की पंचपदी से पूर्व कितने सोपान दिए थे? देखो हर्बर्ट ने जो पंचपदी दी थी ना, उस पंचपदी से उसने पूर्व कुछ सोपान दिए थे। इसको थोड़ा डिटेल से समझिए, हालांकि मैंने एक बार समझा भी रखा है ना, फिर भी समझ लीजिए। देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले इस विचार की बात की थी। बालकों को विचार लाना, विचार ला करके उनका व्यवहारीकरण कर देना क्या कहलाएगी? शिक्षा कहलाएगी। इन्होंने विचार लाने का एक क्रम बताया था। क्या क्रम बताया था भाई? एक क्रम बताया था निरीक्षण, दूसरा क्या बताया था इसने? निरीक्षण के बाद में आज्ञा के बाद में मांग के बाद में क्रिया, और क्रिया के बाद में क्या आते हैं? विचार। सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन करते हो तो आपका दिमाग आपको आज्ञा देता है कि आज्ञा के बारे में बताता है ये चीज अच्छी है या बुरी है। फिर आपके दिमाग में क्या उठती है? मांग उठती है तो आप क्या करते हो? क्रिया करते हो, और क्रिया करते हो तो आपके मन में क्या आते हैं? विचार आते हैं। इन्हीं के आधार पर इसने 4 सोपान दिए भाई। कितने सोपान दिए थे? 4। कौन कौन से दिए? तो सबसे पहला दिया था इसने स्पष्टता के बाद में दिया इन्होंने व्यवस्था के बाद में इन्होंने दिया संबंध, और संबंध में क्या दिया इन्होंने? तुलना। क्या दी थी? तुलना। फिर इन सोपानों में इसके अंदर इसने बता दिया था प्रस्तावना, और एक प्रस्तुतिकरण निकाल दिया था। व्यवस्था को व्यवस्था ही रखा, संबंध के स्थान पर तुलना कर दिया,
और ये तुलना नहीं, यहाँ पे विधि था, विधि के स्थान पर इन्होंने क्या कर दिया भाई, सामान्यकरण कर दिया। क्या कर दिया, सामान्यकरण कर दिया। तो ये इसने पूछा, प्रश्न क्या पूछा है आपसे, प्रश्न पूछा कि हर्बर्ट की पंचपदी से पूर्व कितने सोपान दिए थे। तो पंचपर्वती तो इतने बाद में आई थी ना, इससे पहले इसने 4 सोपान दिए थे भाई। कितने सोपान दिए थे, 4 दिए थे। कौन कौन से दिए थे, तो याद रखना भाई, पहला दिया था इसने स्पष्टता, जिसमें से आपका प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण निकला है। दूसरे नंबर पर दिया था इन्होंने व्यवस्था, तीसरे नंबर पर दिया था इन्होंने संबंध, और चौथे नंबर पर क्या दिया था इन्होंने, विधि। याद रखना दोस्तों, ये इसका सही उत्तर होगा, 4 सोपान इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, प्रश्न कि प्रस्तावना एवं प्रस्तुतिकरण हर्बर्ट ने किस पद के अंदर दिया था। यह पूछा प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण हर्बर्ट ने किस पद के अंतर्गत दिया था। विधि, संबंध, स्पष्टता और व्यवस्था। पंचपदी देने से पहले ये 4 पद दिए थे ना, किसके स्थान पर इन्होंने प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण दिया है दोस्तों। मैंने पहले ही बताया था, इसने 5 दिए थे, स्पष्टता, व्यवस्था, संबंध और विधि। इस स्पष्टता के स्थान पर दिए थे प्रस्तावना, और कौन सा दिया था आपका, प्रस्तुतिकरण। इसने एक बात बताई थी कि पाठ के अंदर स्पष्टता तभी आ सकती है जब बालकों के आप नवीन ज्ञान से पहले पूर्व ज्ञान के साथ में क्या कर दो, संबंध स्थापित कर दो। और पूर्व ज्ञान का मतलब क्या हो गया आपकी प्रस्तावना, नवीन ज्ञान का मतलब क्या हो गया आपका प्रस्तुतिकरण। ये किसके स्थान पर दिए, तो इस स्पष्टता के स्थान पर दिए दोस्तों। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्पष्टता के स्थान पर दिए। देखिए अगला प्रश्न, हर्बर्ट की पंचपदी में संबंध के स्थान पर कौन सा पद लिया गया है। देखो इन्होंने पहले ही 4 दिया था, वही आ रही बात, स्पष्टता, व्यवस्था, संबंध और विधि। ये पूछ रहा भाई संबंध के स्थान पर कौन सा लिया था, सामान्यीकरण लिया था, तुलना लिया था, व्यवस्था लिया था, प्रयोग लिया था। देखो व्यवस्था को तो व्यवस्था ही रखा था, प्रयोग तो बहुत बाद में आया, प्रयोग था ही नहीं। सामान्यीकरण विधि के स्थान पर लिया था, तुलना के स्थान पर क्या लिया गया है दोस्तों, संबंध। संबंध के स्थान पर तुलना लिया है, किसके स्थान पर लिया है, संबंध के स्थान पर लिया है। तो याद रखना भाई, इसका उत्तर जो होगा सही वो कौन सा हो जाएगा आपके, बी इसका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न, पंचपदी में सामान्यीकरण पद किसके स्थान पर परिवर्तित हुआ। ये पूछ रहा भाई सामान्यीकरण जो पद है ना वो किसके स्थान पर आया। वही वापस ऑप्शन है, स्पष्टता, व्यवस्था और संबंध। स्पष्टता के स्थान पर तो प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण आए, व्यवस्था रहा, संबंध के स्थान पर तुलना आया। तो ये सामान्यीकरण जो पद है ना वो किसके स्थान पर आया भाई, विधि के स्थान पर। किसके स्थान पर आया, विधि के स्थान पर। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बी इसके अंदर आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रस्तावना एवं प्रस्तुतिकरण हर्बर्ट के किन शिष्यों के द्वारा दिया गया। कि जो स्पष्टता के स्थान पर जो दो शब्द दिए थे उन्होंने, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। ये पूछ रहा है कि ये दोनों शब्द हर्बर्ट के किन शिष्यों के द्वारा दिया गया भाई, जिलर, सलर, राइन या एवं दोनों। दोस्तों मैं बता दूं कि प्रस्तावना में प्रस्तुतिकरण हर्बर्ट के जिन शिष्यों के द्वारा दिया गया ना उन दोनों का नाम है जिलर व सलर। क्या नाम है, जिलर और सलर। ये दोनों शिष्य इनके, कई नाम इसका सिलर भी लिखा हुआ होता है ना, जिलर और सिलर, जी के हिसाब से लगा जाए रियल नाम क्या है, जिलर और सलर, इन दोनों के द्वारा दिया गया है। लेकिन प्रश्न यदि आपको ऐसे पूछे ना, पाठ योजना में प्रस्तावना में प्रस्तुतिकरण किसके द्वारा दिया गया, तो सही उत्तर हर्बर्ट होगा दोस्तों। जब तक वे शिष्यों का नाम नहीं, हर्बर्ट के किन शिष्यों के द्वारा दिया गया, जब तक शिष्य शब्द नहीं आया ना तब तक इस जिलर सिलर को हाथ मत लगाना। तो जिलर और सिलर इसका सही उत्तर है। ये राइन जो है ना, इस राइन ने क्या किया, इस प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के मध्य में ना उद्देश्य कथन दे दिया। क्या दे दिया, उद्देश्य कथन दे दिया। ये उद्देश्य कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो राइन के द्वारा दिया गया है। बाकी ये प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण हर्बर्ट के किन शिष्यों के द्वारा दिया गया भाई, डी में, ए और बी दोनों, जिलर और सिलर के द्वारा। सही उत्तर जो होगा ना भाई आपका कौन सा हो जाएगा, डी सही उत्तर होगा। कौन सा उत्तर होगा भाई, डी। ये लो आपका अगला प्रश्न, हर्बर्ट के अनुसार बालकों में विचार लाने का प्रथम पद है। मैंने पहले बताया ना, हर्बर्ट ने परिभाषा दी थी बालकों में विचार लाकर के विचारों का व्यवहारीकरण करना क्या कहलाती है, शिक्षा। और विचार लाने का उसने क्रम बताया, पहले निरीक्षण करेगा, फिर दिमाग आज्ञा देगा, फिर मांग उठेगी, फिर बालक क्रिया करेगा और फिर क्या आ जाएंगे विचार। तो पहला पद कौन सा आ रहा है आपका, निरीक्षण, आज्ञा, क्रिया, मांग, ये बाद के हैं। तो सबसे पहला जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है आपका, निरीक्षण। ए इसका सही उत्तर होगा। ये देखिए, हर्बर्ट की प्रारंभिक योजना में निम्नलिखित में से कौन सा पद नहीं था। यह पूछ रहा है प्रारंभिक में से, निम्नलिखित में से कौन सा पद नहीं था, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, प्रयोग या व्यवस्था। देखिए समझिए इस चीज को, जब स्पष्टता जो दिए थे ना आपको भाई, स्पष्टता के स्थान पर तो क्या ले आए थे, ये प्रस्तावना ले आए थे, फिर क्या लाए थे भाई, प्रस्तुतिकरण ले आए थे। ये किसके स्थान पर लाए थे, स्पष्टता के स्थान पर लाए थे।
फिर जो दूसरे नंबर पर व्यवस्था था, व्यवस्था को इन्होंने क्या रखा, व्यवस्था ही रखा। फिर तीसरे नंबर पर संबंध था, या क्या कर दिया इन्होंने, तुलना कर दिया। और विधि के स्थान पर क्या कर दिया इन्होंने, सामान्यीकरण कर दिया। यह हर्बर्ट की प्रारंभिक पंचपदीय योजना कहलाई। कौन सी पंचपदीय योजना कहलाई दोस्तों, प्रारंभिक पंचपदीय, जिसमें प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्था और तुलना और सामान्यीकरण का था। फिर इनके बीच में थोड़ा मतभेद हो गया। मतभेद क्या हो गया कि ये व्यवस्था का जो सारा काम है ना अपन प्रस्तुतिकरण में कर लेते हैं, जब व्यवस्था सारी प्रस्तुतिकरण में कर लेते तो फिर व्यवस्था नाम का अलग से सोपान क्यों, तो इन्होंने व्यवस्था नाम को काट दिया तो फिर 4 सोपान ही बचे भाई। प्रस्तावना बचा था, प्रस्तुतिकरण बचा था, तो इसकी जगह पर तुलना बचा था, उसके बाद में क्या बच गया आपका, सामान्यीकरण बचा था। फिर ये सारे के सारे चीज बच गए ना, तो अंत में इन्होंने क्या जोड़ दिया, प्रयोग जोड़ दिया। कौन सा सोपान जोड़ दिया था, प्रयोग जोड़ दिया था। अब ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि प्रारंभिक योजना में निम्नलिखित में से कौन सा पद नहीं था, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, प्रयोग या व्यवस्था। अब प्रारंभिक देखिए एक बार, ये देखिए प्रारंभिक में प्रस्तावना भी है, प्रस्तुतिकरण भी है, व्यवस्था भी है। कुछ नहीं है तो क्या है, प्रयोग नहीं है। कौन सा नहीं है, प्रयोग नहीं है। तो इसका उत्तर ध्यान रखना, सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रयोग। हर्बर्ट की प्रारंभिक पंचपदी योजना में से कौन सा सोपान नहीं था, तो प्रयोग नाम का सोपान नहीं था दोस्तों। प्रयोग अंतिम वाली जो है ना, लास्ट वाली जो हर्बर्ट की पंचपदीय थी, जिसे हम केवल और केवल पंचपदीय कहते हैं, जो अभी चल रही है शिक्षा में, उसके अंदर प्रयोग, प्रारंभिक वाली में प्रयोग नहीं था। बी इसका सही उत्तर होगा। ये लीजिए अगला प्रश्न, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है। क्या पूछा, हर्बर्ट ने जो पंचपदीय प्रणाली दी थी दोस्तों, भाषा शिक्षण के अंदर आपकी हर्बर्ट की विधि भी है, तो ये बोल रहा है हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में से निम्न में से कौन सा गुण नहीं है। भाई संपूर्ण अधिगम की इकाई है, मनोवैज्ञानिकता, क्रमबद्धता या परिवर्तनशीलता। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मनोवैज्ञानिकता का गुण भी हर्बर्ट के अंतर्गत है, क्रमबद्धता का गुण भी है क्योंकि सब कुछ क्रम से चलता है, परिवर्तनशीलता भी है क्योंकि मनोविज्ञान पाठ योजना का नियम है कि परिवर्तन के लिए आपको जगह खाली रखनी इंपॉर्टेंट, कई जगह पे आपको परिवर्तन करना पड़ सकता है। ये तीनों हैं। ये पूछ रहा है संपूर्ण अधिगम की इकाई है। दोस्तों ये पाठ योजना संपूर्ण अधिगम की इकाई नहीं है, ये ना संपूर्ण ज्ञान की इकाई है। किसकी इकाई है भाई, संपूर्ण ज्ञान की इकाई। इसको संपूर्ण ज्ञान की इकाई कहते हैं ना। संपूर्ण अधिगम की इकाई तो इकाई योजना को कहते हैं। संपूर्ण ज्ञान की इकाई, ज्ञान की इकाई कैसे, पहले परंपरागत तरीके से पढ़ाते थे तो एक पीरियड के अंदर एक पाठ पढ़ा करके गुरुजी निकल जाते थे, या ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे 2 पीरियड के अंदर पढ़ा देंगे। लेकिन जब से ये पाठ योजना आई ना, तब आपको खंडों में विभक्त करना पड़ता है, पाठ को शिक्षण बंधु के रूप में बांटना पड़ता है। मान लीजिए एक विषय वस्तु के आपने 5 खंड विभाजित किए ना, आप उस पाठ को आप 5 दिन तक पढ़ाओगे। पहले 2 दिन तक पढ़ा रहे थे, अब 5 दिन तक पढ़ा रहे थे, तो पहले से ज्यादा दिन ज्यादा लग रहे हैं ना, तो अब क्या आएगी, ज्ञान की संपूर्णता आएगी। तो इसके अंदर अधिगम की संपूर्णता नहीं होती दोस्तों, ज्ञान की संपूर्णता होती है। यह गुण नहीं होगा, ए इसका सही उत्तर होगा क्योंकि इसने नहीं पूछा है। यह रहा आपका अगला प्रश्न, हर्बर्टीय पंचपदी विधि आधारित है। हर्बर्ट की पंचपदीय विधि आधारित है स्मृति पर, बोध पर, दोनों पर या कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा स्मृति पर। ध्यान रखना, ये बोध देना, हर्बर्ट की पंचपदीय विधि ना स्मृति पर आधारित है, बोध पर आधारित नहीं है। इसमें बच्चों को याद करने के लिए ज्यादा कराया जाता है, समझाया नहीं जाता। इसके पीछे कारण क्या है ना, ये पाठ योजना के अंतर्गत आ गई है, और पाठ योजना का टाइम लिमिट होती है। टाइम लिमिट में आप बच्चों को केवल कोई ऐसा शब्द आ गया, बच्चे ने कुछ पूछ भी लिया, आप उसका उत्तर नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि आप समय के लिए बाध्य हो, उस समय में आपको अपना काम पूरा का पूरा करना है। तो ये किसके ऊपर आधारित है, स्मृति पर आधारित है, बोध पर आधारित नहीं है। ये केवल याद कराने के ऊपर ज्यादा फोकस करती है, समझने के ऊपर कम करती है दोस्तों। अब देखिए अगला वाला प्रश्न, हर्बर्ट की पंचपदी में प्रयोग पद में प्रयुक्त होने वाली विधि है। क्या पूछ रहा है, हर्बर्ट की पंचपदी में प्रयोग पद में प्रयुक्त होने वाली विधि है, आगमन, निगमन, विश्लेषण या प्रश्न उत्तर। दोस्तों ना इसका एक गुण है कि हर्बर्ट की पंचपदी में आगमन और निगमन दोनों विधियों का प्रयोग होता है। हर्बर्ट की जो पंचपदी है ना, उसमें दोनों विधियों का प्रयोग हो रहा है। प्रथम 4 पद में जो हो रहा है ना, वो तो हो रहा है आपके आगमन का, यानी कि आप कह सकते हो कि प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण, तुलना में जो विधि आ रही है ना, वो तो आ रही है आपकी आगमन। अंतिम पद जो है प्रयोग, इस प्रयोग में जो विधि आ रही है ना, वह आ रही है आपकी निगमन विधि। कौन सी विधि आ रही है भाई, निगमन विधि। तो प्रयोग में जिस विधि का प्रयोग होता है ना, उस विधि का नाम है आपका निगमन विधि। सी इसका सही उत्तर होगा। ध्यान रखना भैया ना, आगमन और निगमन दोनों विधियों का प्रयोग होता है। प्रथम 4 पद के अंदर आगमन है और अंतिम 1 के अंदर क्या होगा, आपका निगमन होगा। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, हर्बर्ट की पाठ योजना का दोष नहीं है। क्या पूछा इसने, दोष नहीं है। 3 दोष है भाई।
बोध निष्क्रिय रहता है, ये तो दोष है, क्योंकि ये स्मृति पर आधारित है, बोध अपने आप निष्क्रिय होता चला जाएगा। ये बार शिक्षक की स्वतंत्रता का हनन होता है, बिल्कुल 100% होता है, क्योंकि पाठ योजना के द्वारा यदि वो पढ़ा रहा है ना, तो टीचर यदि अपनी मर्जी से कुछ समझाना भी चाहता है बच्चों को, तो वो कुछ भी नहीं समझा सकता। इसके पीछे कारण क्या है? समय के अंदर बाध्य है। भाई एक समय 35 से 40 मिनट में उसको पढ़ाना है, बच्चा कुछ भी पूछ रहा है तो उसकी भावना को भी वो शांत नहीं कर सकता, इसलिए अध्यापन है ना यंत्रवत हो जाता है, मशीन की तरह काम करता है। ये नहीं है, यह तीनों पक्षों पर बल देती है और शिक्षक यंत्रवत रहता है। भाई शिक्षक यंत्रवत भी रहता है, मशीन की तरह काम करता है। जैसे एक मशीन चलती है ना, स्विच चालू किया और मशीन चालू होगी, वैसे पाठ योजना में स्विच ही चालू करता है, बस है ना। यह प्रस्तावना की, फिर प्रस्तुतिकरण, शिक्षण विधियों का प्रयोग, सहायक सामग्री दिखाई, बोध प्रश्न पूछे, पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे, विकासात्मक प्रश्न पूछे, मूल्यांकन दिया और ग्रह कहिए। यह स्टेप है। एक मशीन है, रोबोट बना रखा है टीचर को, उसके आधार पर वो चलता है। ये तीनों पक्षों पर बल देती है। पाठ योजना तीनों पक्षों पर नहीं ना, ज्ञानात्मक पक्ष पर बल देती है। किस पक्ष पर बल देती है भाई? ज्ञानात्मक पक्ष पर सर्वाधिक बल देती है, क्योंकि यहाँ पे याद ज्यादा करवाया जाता है ना। तो पाठ योजना किस पर बल देती है भाई? अधिकतर सर्वाधिक ज्ञानात्मक पक्ष पर बल देती है। इसको नहीं याद किया जाता, तीनों पक्षों के ऊपर इतना बल, अरे थोड़ा थोड़ा तीनों पर बल देती है। ये कह रहा तीनों पक्षों पर बल देती है, सर्वाधिक पक्ष किस पर देती है? ज्ञानात्मक पक्ष पर ज्यादा बल देती है। सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। हर्बर्ट की पंचपदी विधि का दोष है। हर्बर्ट की जो पंचपदी विधि ना, इसका एक दोष है भाई, रसास्वादन वाले पाठों में अनुपयोगी है, भूगोल इतिहास जैसे विषय में सामान्यीकरण का उपयोग नहीं होता, बालकों में रुचि का नजरअंदाज किया जाता है, या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी सही उत्तर होगा दोस्तों। रसास्वादन वाले पाठ में हर्बर्ट की विधि काम नहीं करती है, क्योंकि आप तो कहते हो 35 से 40 मिनट में पाठ पढ़ा दो। अरे 35 से 40 मिनट में यदि पढ़ाएंगे तो रसास्वादन का मतलब क्या हुआ? गा करके पढ़ाएंगे। मीरा के पद है, जैसे मीरा के मान लो कि 2 पद भी यदि अध्यापक को पढ़ाने हैं, तो पहले उस 2 पद को कौन गाएगा? पहले तो अध्यापक गाएगा, अध्यापक गाएगा तो फिर कौन गाएगा? वापस बच्चे भी गाएंगे, बच्चे जब गाएंगे तो वापस जो दोबारा आदर्श वाचन होगा कविता पाठ में, तब अध्यापक भी वापस गाएगा। अरे 3 बार गाएगा ना, तो 5-5, 6-6 मिनट भी निकलेंगे, तो 17-18 मिनट तो गाने में हो जाएंगे। अब वो कठिन शब्दों का व्याख्या कब करेगा, विकासात्मक प्रश्न कब पूछेगा, बोध प्रश्न कब पूछेगा, उसकी व्याख्या कब समझाएगा, कैसे पॉसिबल होगा? तो रसास्वादन वाले पाठों में यह अनुपयोगी है दोस्तों। फिर ये भूगोल इतिहास जैसे विषय में सामान्यीकरण का प्रयोग नहीं रहता है। इतिहास में इसका सामान्यीकरण कैसे करोगे? आप किसी को भी पढ़ा रहे हो ना, जैसे मान लीजिए अकबर को पढ़ा रहे हो, तो आप अकबर की तुलना नहीं कर सकते हो अकबर इसके जैसा था या इसके जैसा था। अकबर तो एक अकबर था, नाम था, और उसके गुण और दोष बता सकते हो, सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता, तो उसमें भी नहीं बता। बालकों की रुचि का नजरअंदाज किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। पढ़ाते पढ़ाते यदि बच्चे ने कुछ पूछ लिया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, बच्चे ने आपको, जैसे आप हिंदी पढ़ा रहे हो, हिंदी में पर्यायवाची शब्द पढ़ा रहे हो, पर्यायवाची शब्द पढ़ाते पढ़ाते आपने बच्चों से पूछा कि बच्चों को पता है भाई सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है ना दिनकर। उसने पूछ लिया भाई सर दिनकर क्यों होता है? आप इसका उत्तर नहीं दोगे, क्योंकि उत्तर देने बैठोगे तो आपका 5 मिनट और चले जाएगा ना। 35 से 40 मिनट तो आपको क्या करनी है भाई? पाठ योजना पूरी करनी है, तो किसी भी हालत में उसका उत्तर नहीं दोगे। तो बालकों की रुचि को भी क्या किया जा रहा है? नजरअंदाज किया जा रहा है। रुचि को नजरअंदाज करने के कारण ही भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष पर कम बल दे रही है, इसलिए वो केवल किस पर बल दे रही है? ज्ञानात्मक पक्ष पर बल दे रही है। उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा। ये देखिए ना, नेक्स्ट प्रश्न, हर्बर्ट की पंचपदी विधि का निम्न में से समर्थन किसने नहीं किया? क्या पूछ रहा है? हर्बर्ट ने जो पंचपदी दी थी ना, इसमें से किसने समर्थन नहीं किया है? ब्लूम, मॉरिसन, गेट्स या उपयुक्त सभी? दोस्तों उपयुक्त सभी इसका आंसर नहीं है। ब्लूम ने भी किया था, मॉरिसन ने भी किया था, किसने नहीं किया था? गेट्स ने नहीं किया था। गेट्स का इसमें कोई लेना देना ही नहीं था। गेट्स एक शिक्षा शास्त्री था, मनोवैज्ञानिक था ना, इसका इसमें कोई लेना देना नहीं था। इन्होंने क्या किया? इसके साथ में एक और नाम था भाई हर्बर्ट। देखिए एक तो था हर्बर्ट, एक आपका ये ब्लूम, और एक था मॉरिसन। इन तीनों ने पाठ योजना में अपना अपना योगदान दिया है। हर्बर्ट ने पंचपदी दी है, ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्य और वो क्या दिए आपके मूल्यांकन दिया है, मॉरिसन ने भी शिक्षण विद्या, सहायक सामग्री, बोध प्रश्न और गृह कार्य दिया है। तो इन तीनों ने दिया था। इन तीनों को बस सिंपल सा याद रखना, इन तीनों ने एक दूसरे का समर्थन किया है। इसने इसका भी इन दोनों ने किया है, इसका भी इन दोनों ने किया है, और इसका भी इन दोनों ने किया है। तो ध्यान रखना भाई, तीनों ने क्या किया है? इनका समर्थन किया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? है ना, गेट्स। गेट्स ने इसका उत्तर समर्थन नहीं किया था। ये रहा आपका अगला प्रश्न। ये प्रश्न आ ही गया, देखो, पाठ योजना में उद्देश्य में मूल्यांकन किसकी देन है? और सिंपल सा भी बताया मैंने, ब्लूम ने दिए थे। किसने दिए थे भाई? ब्लूम ने दिए थे, उद्देश्य और मूल्यांकन। और उद्देश्य और मूल्यांकन क्यों देते भाई? मूल्यांकन के अंदर उद्देश्य की तो जांच की जाती है कि आपकी उद्देश्य की पूर्ति कितनी हुई है या नहीं हुई है, उसी की तो जांच की जाएगी। तो उद्देश्य और मूल्यांकन दोनों ने दिए। 3 प्रकार के उद्देश्य दिए थे इसने, क्रियात्मक, भावात्मक और ज्ञानात्मक। और इन तीनों उद्देश्य के 6-6 पद दिए थे। अपन जो पढ़ते हैं वो ज्ञानात्मक पक्ष के 6 पद पढ़ते दोस्तों। अपने रीट में जो आता है ना, कौन से आते हैं? ज्ञानात्मक वाले 6 जो आपके पाठ योजना में आते थे। ज्ञान, अवबोध, है ना, कौशल, ज्ञानोपयोग, अभिरुचि, अभिवृत्ति, ये वाले किसके अंतर्गत आते हैं? आपके ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं। तो ये हर्बर्ट ने दिया था दोस्तों। अरे कई किताबों में नाम जॉन डीवी लिखा हुआ है ना, वो 100% गलत है भाई। 21 समप्रत्यय किसकी देन है? हर्बर्ट, ब्लूम,
गेट्स या मॉरिसन? अभी बताया भाई इकाई क्या क्या किसने दिया था? मॉरिसन ने दिया था। ये इकाई शब्द है ना, इकाई के अंदर क्या होता है आपको? अधिगम की संपूर्णता होती है। किसकी संपूर्णता होती है भाई? अधिगम की संपूर्णता होती है इसके अंदर। दूसरा, ये अध्यापक अपनी सुविधा के अनुसार बनाता है, शिक्षक अपनी सुविधा के लिए इसका निर्माण करता है। ये इकाई संप्रत्यय भले ही ना मॉरिसन ने दिया होगा, ये इकाई शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखना भाई, इकाई शब्द ना हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है। ये रहा आपका अगला प्रश्न, पढ़िए एक बार, है ना। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। अधिगम की संपूर्णता होती है, अभी मैंने बताया था पहले वाले प्रश्न में, इकाई योजना के अंदर अधिगम की संपूर्णता होती है। पाठ योजना में ज्ञान की संपूर्णता होती है। किसकी होती है भाई? ज्ञान की संपूर्णता होती है। ये दोनों तो नहीं होंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई आपका? सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, इसके अंदर सही उत्तर होगा भाई। ये रहा आपका अगला प्रश्न। इकाई योजना के संदर्भ में असत्य कथन है, ये और नहीं है भाई, ये असत्य कथन है। असत्य कथन है। इसका निर्माण शिक्षक अपनी आवश्यकता अनुसार करता है। इसका निर्माण शिक्षण के दौरान किया जाता है। इसका निर्माण सत्र प्रारंभ होने से समय किया जाता है। इसमें अधिगम की संपूर्णता होती है। ये तो मैंने अभी आपको बता रखा है कि इसके अंदर अधिगम की संपूर्णता होती है, तो ये तो असत्य नहीं होगा। इसका निर्माण शिक्षक अपनी आवश्यकता के अनुसार करता है, ये भी मैंने बता रखा है ना, ये भी नहीं है। इन दोनों को तो काट दो। अब इन दोनों में से भी इसका निर्माण शिक्षण के दौरान किया जाता है या इसका निर्माण सत्र के दौरान किया जाता है? शिक्षण के दौरान नहीं किया जा सकता। शिक्षण के दौरान है ना, पाठ योजना का निर्माण किया जाता है। इकाई योजना का निर्माण कब किया जाता है? सत्र प्रारंभ होने से पहले। सत्र प्रारंभ होते ही इसका निर्माण, पहली बार जब टीचर के हाथ में किताब आएगी ना, ये पहला काम यही करेगा, इकाई योजना का निर्माण। इकाई योजना में क्या होता है? एक जैसे जो बिंदु होंगे ना, उनको एक साइड में निकाल लेगा ताकि उनको एक साथ में पढ़ा सकते हैं और ज्ञान बहुरूप में दे सके। तो इसका निर्माण सत्र प्रारंभ होने के समय किया जाता है दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न। शिक्षण विधियां एवं सहायक सामग्री हर्बर्ट के किस पद के अंतर्गत दी गई है दोस्तों? अब ये थोड़ा सा और नया आएगा। देखो हर्बर्ट ने क्या दिया था? हर्बर्ट के जो पंचपदीय थी वो थी आपकी प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। ये अंतिम वाली थी। मॉरिसन ने किस किस जगह पर क्या दिया? इस प्रस्तावना के अंदर तो दिया इसने शिक्षण विधियां, और एक आपके दे दी भाई सहायक सामग्री। सहायक सामग्री और शिक्षण विधियां किसके स्थान पर दे दी? प्रस्तावना के स्थान पर, प्रस्तुतिकरण के स्थान पर। किसके स्थान पर दे दी? प्रस्तुतिकरण के स्थान पर। प्रस्तावना के स्थान पर इसने कुछ नहीं दिया भाई। ये जो दिया ना, किसके स्थान पर दिया? प्रस्तुतिकरण के स्थान पर दे दिया आपकी सहायक सामग्री और शिक्षण विधियां। किसके स्थान पर दी? प्रस्तुतिकरण के स्थान पर। तुलना के स्थान पर क्या दिया? तुलना के स्थान पर दिया इसने बोध प्रश्न, या इसी को हम कहते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। प्रयोग के स्थान पर क्या दे दिया इसने? ग्रह कार्य। तो ये सारी की सारी चीजें, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, बोध प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न और ग्रह कार्य किसके द्वारा दिए गए? तो आपको उत्तर याद है ना भाई, मॉरिसन के द्वारा दिए गए। मॉरिसन ने किस किस के स्थान पर दिए? तो हर्बर्ट की प्रस्तुतिकरण में तो दिया इसने शिक्षण विधि और सहायक सामग्री, तुलना में दिया है बोध प्रश्न और पुनरावृत्ति प्रश्न, और प्रयोग के स्थान पर क्या दे दिया इसने? ग्रह कार्य। अब देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है शिक्षण विधियां एवं सहायक सामग्री हर्बर्ट के किस पद के अंतर्गत दी गई है? प्रस्तावना, तुलना, सामान्यीकरण या प्रस्तुतिकरण? मैंने आपको भी बताया भाई, प्रस्तुतिकरण के अंदर दी गई है शिक्षण विधियां और सहायक सामग्री। और ऐसे नहीं पहचान पाओ तो वैसे ही पहचान लो। पाठ योजना बनाते समय शिक्षण विधि और सहायक सामग्री का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? प्रस्तुतिकरण में करते हैं ना। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? प्रस्तुतिकरण। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यह रहा आपका अगला प्रश्न आज का। तुलना के अंतर्गत मॉरिसन ने दिया है भाई। तुलना के अंतर्गत मॉरिसन ने क्या दिया था? बोध प्रश्न, ग्रह कार्य, मूल्यांकन या प्रस्तुतिकरण? प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन तो इसने दिया ही नहीं, बोध प्रश्न और ग्रह कार्य दिया है। ये कह रहा है तुलना के स्थान पर क्या दिया? तो मैंने आपको अभी बताया भाई, तुलना के स्थान पर इसने बोध प्रश्न और क्या दिए थे? पुनरावृत्ति प्रश्न। किसके स्थान पर दिए थे? पुनरावृत्ति प्रश्न। अरे अब ऐसे नहीं पूछेंगे कि मॉरिसन ने क्या दिया और क्या नहीं दिया, ये ऐसे ही पूछेंगे किसके स्थान पर दिया और किसके स्थान पर नहीं दिया, क्योंकि ये थोड़ा लेवल वाले प्रश्न हो जाते हैं दोस्तों। तो तुलना के स्थान पर दिया है बोध प्रश्न और पुनरावृत्ति प्रश्न। ये रहा आपका अगला प्रश्न। ग्रह कार्य मॉरिसन ने हर्बर्ट के किस पद के अंतर्गत दिया है? वही प्रक्रिया चलती आ रही है दोस्तों। तो प्रयोग के अंदर दिया है ग्रह कार्य। किस में दिया है भाई? प्रयोग के अंतर्गत दिया है ग्रह कार्य। जब मैंने अभी आपको बता रखा, प्रस्तावना के अंदर दिए शिक्षण विधियां, सहायक सामग्री, तुलना के अंदर दिया है बोध प्रश्न और पुनरावृत्ति प्रश्न, और प्रयोग के अंदर दिया है ग्रह कार्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके सी। यह रहा आपका अगला प्रश्न। पाठ योजना का समय होता है, क्या पूछ रहा भाई? पाठ योजना का समय। सामान्य तो जो आप पाठ योजना प्रस्तुत करते हो उसका समय क्या होना चाहिए? 35 से 40 मिनट,
35 से 40 मिनट, केवल 40 मिनट या केवल 45 मिनट? तो दोस्तों मैं ये बता दूं, सामान्यतः पाठ योजना का जो समय होगा वह समय क्या होना चाहिए आपका? 35 से 40 मिनट। कितना होना चाहिए भी? 35 से 40 मिनट। समय जो सही होगा वो क्या होगा आपका? 35 से 40 मिनट की पाठ योजना बनानी है। लेकिन अगर पूछ ले भाई एनसीएफ 2005 के अनुसार, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार आपका समय होगा भाई 45 मिनट। कितना होगा? 45 मिनट। याद रखना, सामान्य तो 35 से 40 मिनट तक करना है, लेकिन एनसीएफ 2005 के अनुसार पूछ ले तो सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई आपका? डी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ये रहा आपका अगला प्रश्न। श्याम पट पर आवश्यक पूर्ति करते समय अध्यापक को खड़ा रहना चाहिए। श्याम पट पर आवश्यक पूर्ति, आवश्यक पूर्ति का मतलब क्या हो गया? आप कक्षा के अंदर गए और कक्षा विषय प्रकरण जो पढ़ते हो ना, भरते हो, वो क्या कहलाती है? आपकी आवश्यक पूर्ति। ये पूछ रहा है कि उसकी पूर्ति कर रहे ना, तब अध्यापक को कहां खड़ा रहना चाहिए? दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य में या तीनों स्थितियों में? पहले प्रश्न को समझो। प्रश्न कह रहा है श्याम पट पर आवश्यक पूर्ति करते समय, पूर्ति का मतलब श्याम पट पर लिखेगा, तो श्याम पट पर कैसे लिखेगा भाई? बाईं ओर खड़ा रह तो लिखेगा ना, तो इसका सही उत्तर तो क्या हो जाएगा भाई? बाईं ओर। श्याम पट कार्य करो चाहे श्याम पट पूर्ति करो, अध्यापक किस साइड में खड़ा रहेगा? बाईं तरफ ही खड़ा रहेगा। लेकिन याद रखना, इस श्याम पट की जगह पर अगर ऐसा आ जाता ना, श्याम पट पर आवश्यक पूर्ति नहीं, ऐसा आ जाता श्याम पट शिक्षण कराते समय अध्यापक को श्याम पट के किस तरफ खड़ा रहना चाहिए ना, फिर आपके ऑप्शन उत्तर सारे के सारे बदल जाते हैं ना। श्याम पट पर सामान्य तो कहां रहना चाहिए? अध्यापक को मध्य में खड़ा रहना चाहिए। प्राय तो अब श्याम पट के मध्य में खड़ा रहकर के शिक्षण करवाना चाहिए। मतलब जब अध्यापक बालकों को समझा रहा है तब इसको कब खड़ा रहना है? बाईं तरफ, दाईं तरफ या मध्य में? तो सामान्य तो मध्य में खड़ा रहना चाहिए। लेकिन प्रश्न के अंदर सामान्य और प्राय ऐसा शब्द नहीं लगा हो और केवल ऐसा पूछ ले कि शिक्षण कराते समय अध्यापक को खड़ा रहना चाहिए, तो तीनों स्थितियों में रहना चाहिए। दाएं भी रहेगा, बाएं भी रहेगा और मध्य में भी रहेगा। तो सही उत्तर अभी जो इसका है ना, वो कौन सा होगा दोस्तों? बाईं ओर होगा। बी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अब सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाएंगे दोस्तों। देखिए प्रायोगिक प्रश्न कैसे सही करते हैं। एक अध्यापक दाएं हाथ की बजाय बाएं हाथ से लिखने में प्रयोग करता है, वो श्याम पट पर कार्य करेगा। एक अध्यापक है जो राइट हैंड से नहीं लेकर के किस हाथ से लिख रहा है भाई? लेफ्ट हैंड से लिख रहा है। वो किस तरफ लिखेगा? दाईं से बाईं तरफ, बाईं से दाईं तरफ, दोनों तरफ कर सकता है या दोनों तरफ नहीं कर सकता? दोनों तरफ तो कैसे करेगा? एक तरफ ही करेगा, है ना। दोनों तरफ से नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इन दोनों में से एक सही होगा क्योंकि ऑपोजिट वाले हैं। दाईं से बाईं तरफ जाएगा या बाईं से दाईं तरफ जाएगा? दोस्तों आपको पता है जनरली कई किस तरफ खड़ा रहता है? बाईं तरफ खड़ा रहता है। बाईं तरफ लिखते लिखते कहां जाना है आपको? दाईं तरफ जाना है। ये सही है ना। अब अध्यापक भले ही तो बाएं हाथ से लिखे और भले ही दाएं हाथ से लिखे, वो खड़ा तो बाईं तरफ ही रहेगा। बाईं तरफ लिखे, दाएं हाथ से लिख लेगा और सही हाथ से लिखेगा, सही तरीके से लिख लेगा। वो किसी भी हाथ से लिखे दोस्तों, खड़ा किस तरफ रहेगा? बाईं तरफ ही रहेगा। तो इसका सही उत्तर भी क्या होगा भाई? बाईं से दाईं तरफ। आप ऐसे मत समझना कि दाएं हाथ से लिखने वाला बाईं से दाईं तरफ चलता है तो बाएं हाथ से लिखने वाला दाईं से बाईं तरफ चलेगा, नहीं चलेगा। वो भी बाईं से तरफ चलेगा, केवल चौक और मारकर कौन से हाथ में पकड़ लेगा? बाएं हाथ में पकड़ लेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। ये मेरा प्रश्न नहीं भाई, एचपी टेट का प्रश्न है ना, तो ध्यान रखना। ऐसे प्रश्न भी आपको कभी कभी ना कंफ्यूजन वाले पूछ सकते हैं। प्रश्न भले सिंपल हो लेकिन फंसा सकते हैं भाई आपको। ये रहा आपका प्रश्न। श्याम पट पर आवश्यक पूर्ति के संदर्भ में असत्य कथन है। श्याम पट पर जो आप आवश्यक पूर्ति करते हो, कक्षा के अंदर एंटर होने के बाद में श्याम पट पर जो आप लिखते हो, उसके संदर्भ में सत्य कथन या ये पूछ रहा भाई असत्य कथन है, मतलब 3 सही है और 1 गलत है। पकड़ते भाई 3 सही कौन कौन से? विषय एवं प्रकरण सदैव मध्य में लिखे जाते हैं। फिर ये पूछ रहा भाई विषय ऊपर एवं प्रकरण नीचे लिखा जाता है। फिर ये पूछ रहा है प्रकरण ऊपर और विषय नीचे लिखा जाता है और प्रकरण प्रस्तावना के बाद भरा जाता है। ये पूछ रहा है सत्य असत्य कथन कौन सा है? देखो सबसे पहले प्रकरण प्रस्तावना के बाद भरा जाता है, बिल्कुल सत्य। प्रस्तावना के बाद में आप उद्देश्य कथन करते हो और उद्देश्य कथन के साथ साथ में क्या करते हो भाई? प्रकरण को भर देते हो। तो ये ध्यान रखना। ये आपको ये भी पूछ लेना भाई कि उद्देश्य कथन कब भरा जाएगा, प्रकरण कब भरा जाता है? उद्देश्य कथन करने से पहले, उद्देश्य कथन करने के बाद या उद्देश्य कथन के साथ साथ? तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रकरण है ना उद्देश्य कथन करने के साथ साथ भरा जाता है। उद्देश्य कथन आपको बोलते भी रहना है और साथ साथ में बोर्ड पर प्रकरण भरते भी रहना है। ये तो सही है दोस्तों, यह सत्य नहीं हो सकता। प्रकरण ऊपर और देखो ये मैंने पहले कहा ना, ऑप्शन निकालो। प्रकरण ऊपर, विषय नीचे लिखा जाता है। प्रकरण विषय ऊपर और प्रकरण नीचे लिखा जाता है। दोनों ऑपोजिट वाले ऑप्शन आ गए ना, ऑप्शन इन दोनों में से एक सही होगा दोस्तों। ये दोनों काट दो, ये दोनों नहीं हो सकते। जब कभी भी दोनों एक दूसरे के विपरीत ऑप्शन आ जाएंगे ना, तो पकड़ लेना भाई इन दोनों में से एक सही है, बाकी दोनों तो पहले ही काट देना आप। अब ये कह रहा है विषय ऊपर और प्रकरण नीचे लिखा जाता है। विषय एवं प्रकरण सदैव मध्य में लिखा जाता है, ये बिल्कुल सही है, बीच में लिखा जाएगा। विषय ऊपर और प्रकरण नीचे लिखा जाता है। अब आप देखो भाई व्यापक रूप कौन सा है? विषय रूप व्यापक है या प्रकरण व्यापक है? व्यापक रूप विषय है। विषय का इस एक छोटा भाग क्या होगा भाई?
प्रकरण होगा तो छोटा होगा वो हमेशा है ना बड़े से आगे आता है, बड़े से नीचे की तरफ आता है। तो विषय है ना ऊपर लिखा जाएगा और प्रकरण नीचे लिखा जाएगा, विषय ऊपर और प्रकरण नीचे लिखा जाता है। ये भी सही है। ये पूछ रहा भाई असत्य है, ये असत्य, ये प्रकरण ऊपर और विषय नीचे लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है भाई, प्रकरण नीचे और विषय ऊपर लिखा जाएगा। ये उत्तर इसका सही होगा, सी इसका सही आंसर है दोस्तों। ये क्या है आपका असत्य है। इसने क्या पूछा है आपको, असत्य पूछा है, सत्य नहीं पूछा है। ये तीनों बातें सत्य हैं, असत्य केवल सी वाली है। ये देखिए भाई अगला प्रश्न, एक बालक नियम सिद्धांतों की पहचान कर लेता है, उसने किस उद्देश्य की प्राप्ति कर ली है। अब जो प्रश्न आ रहे हैं ना सारे उद्देश्य पर आएंगे दोस्तों। हर रीट में इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, प्रैक्टिकली प्रश्न भी आते हैं, प्रायोगिक प्रश्न भी आते हैं। मैं आज इस 15-20 प्रश्न ऐसे बना करके लाया हूं ना, कौन से उद्देश्य में क्या क्या होता है सब कुछ मैं आपको ये बता दूंगा। एक एक प्रश्न को समझना। पहले ये कह रहा है भाई एक बालक नियम एवं सिद्धांतों की पहचान कर लेता है, उसने किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रखी है। पहले देखिए, पहला जो उद्देश्य होता है ना वो कौन सा होता है आपका, ज्ञान। ज्ञान में दो चीज आती है, एक आता है आपका प्रत्यास्मरण और एक आता है प्रत्यभिज्ञान। यानी प्रत्यास्मरण का मतलब उसे याद कर लेना, प्रत्यभिज्ञान का मतलब उसे पहचान कर लेना, यानी उसकी पहचान भी कर रखी है और नाम भी कर रखा है। ये कह रहा है भाई एक बालक नियम सिद्धांतों की पहचान कर लेता है। नियम क्या है और सिद्धांत क्या है उसको पहचान पा रहा है। पहचान कब पा रहा है, जब उसने प्रत्यास्मरण कर रखा होगा, उस चीज को पहले देख रखा होगा, उस चीज को पहले सुन भी रखा होगा, तभी तो पहचान कर पा रहा है ना। जिस चीज को आपने पहले कभी देखी नहीं है, जिस चीज को आपने पहले कभी सुनी नहीं है, उसकी पहचान नहीं कर पाएगा। तो ये कह रहा है नियम सिद्धांतों की पहचान कर लेता है, उसने किस उद्देश्य की प्राप्ति कर ली है, अभिवृत्ति, अभिरुचि, ज्ञान या अवबोध। सही उत्तर होगा दोस्तों ज्ञान, क्योंकि जिसकी आपने प्रत्यास्मरण और प्रत्यभिज्ञान कर रखा है ना, उसी की आप क्या कर सकते हो, पहचान कर सकते हो। जिसका आपने नाम भी सुन रखा है और जिसका आपने चित्र भी दे रखा है, तभी उसकी आप क्या कर सकते हो, पहचान कर सकते हो। तो पहचान करना, नियम पहचानना, सिद्धांत पहचानना, तथ्यों को पहचानना, परिभाषाएं देना, ये किसके अंतर्गत आता है, आपके ज्ञान के अंतर्गत आता है दोस्तों। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सी। ये रहा आपका अगला प्रश्न, अंतर करना, तुलना करना, समानता ज्ञान करना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है। किसी का आप अंतर कर रहे हो, किसी की आप तुलना कर रहे हो, किसी का समानता ज्ञान कर रहे हो, ये किसके अंदर आता है, अवबोध में आता है, कौशल में आता है, ज्ञान में आता है या अभिरुचि आता है। दोस्तों अंतर और तुलना से आपको पता चल गया कि अवबोध के अंतर्गत आएगा। दोस्तों ध्यान रखना, आप अंतर और तुलना तभी कर पाओगे जब आप पहचान कर सकते हो। पहचान का मतलब यदि आपका प्रत्यास्मरण और प्रत्यभिज्ञान कंप्लीट है, इसका मतलब आप पहचान कर पा रहे हो। और जब तक आप पहचान कर पा रहे हो ना, इसी का मतलब क्या कर पाओगे, आप तुलना कर लोगे, अंतर कर लोगे, समानता को पहचान लोगे। यदि आप पहचान नहीं कर पा रहे हो ना, तो कभी भी ये काम नहीं कर सकते। तो दोस्तों ध्यान रखना ना, इसीलिए पहले नंबर पर ज्ञान आता है, दूसरे नंबर पर क्या आता है आपका, अवबोध आता है। पहले नंबर पर ज्ञान इसलिए आता है कि जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी ना, तब तक आप अवबोध नहीं कर पाओगे। जब तक पहचानोगे नहीं, तब तक अंतर नहीं कर पाओगे। ये पूछ रहा है अंतर करना, तुलना करना, समानता करना किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, वह आता है आपके अवबोध के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, अवबोध के अंदर। अरे प्रश्न ऐसा भी आ जाए, एक बालक तुलना कर रहा है, एक बालक उसमें अंतर करना है, एक बालक उसमें समानता बता रहा है, ऐसे प्रैक्टिकल प्रश्न भी पूछ जाए ना, तो समानता, अंतर, तुलना वाले प्रश्न सारे के सारे अवबोध में डाल देना, आपके सही हो जाएंगे दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न, एक बालक मानव शरीर की स्वयं के शब्दों में परिभाषा देता है, बालक ने किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रखी है। देखो दोनों चीजों को समझना, एक तो परिभाषा देना और एक स्वयं के शब्दों में परिभाषा देना, दोनों में अंतर है। एक परिभाषा कौन सी होगी, जो नियम सिद्धांतों के आधार वाली परिभाषा होगी, जो बच्चे ने याद कर होगी। एक स्वयं के रूप में देना, मतलब वो जैसा जानता है ना, एकदम बता पा रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा है। स्वयं के द्वारा परिभाषा, स्वयं के शब्दों में परिभाषा बालक तब देता है जब उसने पहचान करना आता हो। तो पता है ना, एक बालक मानव शरीर की स्वयं के शब्दों में परिभाषा दे रहा है, बालक ने किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रखी है, ज्ञान, अवबोध, कौशल या ज्ञानोपयोग। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, अवबोध इसका सही उत्तर होगा। क्योंकि आप ये क्या हो रहे, स्वयं के शब्दों में। आप किसी भी चीज के बारे में अपने शब्दों में तभी बता सकते हो ना जब उसके बारे में जानते हो। जानने का मतलब क्या होगा, प्रत्यास्मरण और प्रत्यभिज्ञान। तो प्रत्यास्मरण और प्रत्यभिज्ञान आपका कंप्लीट है, तभी आप क्या कर रहे हो भाई, उसकी अपने शब्दों में परिभाषा दे पा रहे हो। अपने शब्दों में परिभाषा देना भी किसके अंतर्गत आता है, अवबोध के अंदर। तो तुलना करना, अंतर करना, अपने तुलना करना, अंतर करना, समानता बताना, अपने शब्दों में परिभाषा देना, इस टाइप के सारे प्रश्न किस में चले जाएंगे, आपके अवबोध के अंदर चले जाएंगे दोस्तों। ये देखिए अगला प्रश्न, उदाहरण देना। क्या पूछ रहा है आपका, उदाहरण देना किस कौशल के अंतर्गत आता है। उदाहरण देना, उदाहरण भी आप कब देखो, जब आपको कोई चीज पता है तभी तो आप उसका उदाहरण दोगे ना दोस्तों। उदाहरण का मतलब पहचान पार पे,
किसी चीज का आप जान पा रहे हो कि ये चीज वो होती है, तभी तो उसका उदाहरण दे पाओगे ना। अरे जैसे आप समझिए कि मान लो कि जैव विविधता के बारे में आप जानते हो, आपको पता है कि मरुस्थलीय भाग क्या होता है, आपने पहचान कर रखी है, तभी तो आप उदाहरण दे पाओगे मरुस्थलीय के अंदर कौन कौन से जीव रहते हैं, जीवों के उदाहरण दीजिए। तब उदाहरण आप तब दे पाओगे जब आपने क्या कर रखी होगी, पहचान कर रखी होगी। तो इसमें भी पूछ रहा है ज्ञानोपयोग, कौशल, अवबोध या ज्ञान, इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, अवबोध। अब देखिए वापस कितना हो गया, तुलना करना, अंतर करना, उसके बाद में पहचान करना, स्वयं के शब्दों में परिभाषा देना, और क्या करना भाई, उदाहरण देना। ये सारे किसके अंदर आएंगे, आपके अवबोध के अंदर आएंगे दोस्तों। एक बालक वातावरण के अनुसार जैव विविधता का वर्गीकरण कर लेता है। बालक ने किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रखी है? ये कह रहा भाई एक बालक वातावरण के अनुसार जैव विविधता, किस वातावरण में कौन से जीव रहते हैं, इसका वर्गीकरण कर लेता है। उसने किस उद्देश्य तक की प्राप्ति कर रखी है? दोस्तों वर्गीकरण आप कब करोगे, जब आपको पता होगा। भाई सिंपल सी बात है ना, पहचान कर रखी होगी तभी तो वर्गीकरण होगा, वरना वर्गीकरण भी नहीं होगा। तो ये वर्गीकरण भी किस में आता है, आपका अवबोध में आता है। भाई किस में आता है, आपका अवबोध में आता है। यह कौशल, ज्ञान, उपयोग यहाँ पे व्यक्ति नहीं होगा। एक बालक वातावरण के अनुसार वर्गीकरण कर रहा है, ये भी किस में आएगा, अवबोध में। अब देखो कितना हो गया वापिस, अंतर करना, तुलना करना, समानता प्राप्त करना, अपने शब्दों में परिभाषा देना, है ना। उसके बाद में क्या करना भाई, उदाहरण देना, उसके बाद में वर्गीकरण करना। ये सारा का सारा किस में चला जाएगा, आपके अवबोध में चला जाएगा। भाई किस में चला जाएगा, अवबोध। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, अवबोध। देखिए ये प्रश्न और बहुत अच्छा आया भाई। ये कह रहा है एक अध्यापक द्वारा समय पूछने पर बालक उत्तर देता है कि 10:15 हुए। बालक ने किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रखी है? ये बोला भाई एक अध्यापक ने एक बच्चे को टाइम पूछा, भी टाइम क्या हुआ, तो बालक ने उत्तर दिया 10:15 हुए। क्या कर दिया भाई, 10:15 हुए। मतलब घड़ी देखने की संख्या पहले उसको बता रखी है कि ये घड़ी होती है, पहचान भी कर रखी है, इस तरीके से देखी जाती है। बालक के अंदर क्या है, पहचान करने का पूरा गुण है। तो ये भी जाएगा आपके किसके अंदर जाएगा भाई, अवबोध के अंदर चला जाएगा। किसी भी 10:15 हो रहे हैं, ये क्या बता रहा है, एक फिक्स मात्रा बता रहा है, फिक्स पॉइंट बता रहा है। तो फिक्स मात्रांकन करना, फिक्स नंबर बताना, ये भी किसके अंदर जाता है, आपका अवबोध के अंदर चला जाता है दोस्तों। तो ना एक अध्यापक ने समय पूछने पर बालक ने उत्तर दिया भाई 10:15 हो रहे हैं, तो बालक ने किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रखी है, बालक ने अवबोध तक की प्राप्ति कर रखी है दोस्तों, है ना। वो उसको पता है कि 10 कब बजती है, 12 कब बजती है, ये सारा अंतर वो करना जानता है। सही उत्तर आपका अवबोध होगा। ज्ञान, अभिरुचि, ज्ञानोपयोग नहीं होगा। ध्यान ऐसे मत कर देना उसको घड़ी देखना आता है तो वो ज्ञान का उपयोग कर रहा है कि 10:15 हुए, नहीं होगा। अवबोध सही उत्तर होगा। एक बालक नारी को नारी लिखकर फिर से नारी कर देता है। तो बालक ने किस उद्देश्य, बालक की उद्देश्य प्राप्ति की सीमा है, बालक ने किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रखी है दोस्तों? इसका उत्तर सही क्या होगा? ये कह रहा है कि एक बालक पहले नारी लिखता है और नारी के बाद में क्या लिख देता है, वापिस नारी लिख देता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ये जैसे मान लीजिए कि नारी सही शब्द लिखा जाता है ऐसे, बड़ा नारी लिखा जाता है, वो क्या करता है, नारी के स्थान पर छोटी वाली मात्रा लगा देता है। फिर इसको पता चलता है कि नहीं मैंने गलती कर दी, नारी छोटी नहीं नारी ऐसा होता है। तो एक बालक नारी को नारी लिख करके फिर से नारी कर देता है। बालक ने किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रखी है? ज्ञान की, अवबोध की, कौशल की या अभिवृत्ति तक की? तो दोस्तों इसका भी अंतर सही क्या होगा? अवबोध। क्या उत्तर सही होगा आपका? अवबोध, है ना। अपनी गलतियों की पहचान करना, यह भी किसके अंतर्गत आता है? आपका अवबोध के अंतर्गत आता है दोस्तों। किसके अंतर्गत आता है? अरे ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे होते हैं। तो याद रखना भाई, गलतियों की पहचान करना भी किसके अंतर्गत आएगा? आपके अवबोध के अंतर्गत आएगा। इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपके बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कितने हो गए अवबोध के अंदर? अंतर, तुलना, उदाहरण, स्वयं के परिभाषित देना, फिक्स चीज बता देना, है ना, वर्गीकरण कर देना। उसके बाद में क्या आ गया आपका? अपनी गलतियों की पहचान करना, त्रुटियों को सुधारना, किसके अंदर आएगा? अवबोध के अंदर आएगा। ये रहा भाई आपका अगला प्रश्न। एक बालक ध्वनि सुनकर के अनुमान लगाता है कि बाहर चिड़ियां चहक रही हैं। बालक ने किस उद्देश्य की प्राप्ति की है? क्या सुनकर के अनुमान लगा रहा है दोस्तों? ध्वनि सुनकर के अनुमान लगा रहा है कि बाहर चिड़ियां चहक रही हैं। तो बालक ने किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रखी है? वो क्या लगा रहा है? अनुमान लगा रहा है।
अनुमान कब लगाया जाता है? जब आपने किसी की ध्वनि बार बार सुनी हो, जब आप ध्वनि का अंतर कर पा रहे हो ना, तब आप क्या लगाओगे? अनुमान लगाओगे, हाँ यही चहक रही होगी। यानी कि आपने बहुत सारे पक्षियों की आवाज सुन रखी है ना, तभी तो आपको लग रहा है कि चिड़िया चहक रही है। बाकी आप ऐसे ही बोल देते पक्षी चहक रहे हैं, अगर आवाज नहीं सुनी होगी तो। ऐसा नहीं बोलो कौवा बोल रहा है, नहीं कह रहा है, वो कह रहा है चिड़िया चहक रही है, मतलब उसने बहुत सारे पक्षियों की आवाज सुन रखी है और वो अंतर करके बता रहा है कि बाहर क्या चिड़िया चहक रही है। तो इसका भी उत्तर अवबोधी होगा दोस्तों। ये अनुमान लगाना भी किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आया बताइए? अवबोध के अंतर्गत आता है। किसी चीज का अनुमान लगाना भी किसके अंतर्गत आएगा? आपका अवबोध के अंतर्गत आएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका भी? ए। देखो अवबोध कितना लंबा है ना, इतना सरल काम नहीं है ना। अब आता है भाई आपका प्रश्न, संश्लेषण करना, विश्लेषण करना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? अवबोध, ज्ञान उपयोग, कौशल, अभिरुचि। तो दोस्तों है ना, इतनी देर से आप ना अवबोध करते आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इस बार में भी अवबोध सही हो जाएगा। ये क्या पूछ रहा है? संश्लेषण करना और विश्लेषण करना आप कब सीखते हो किसी चीज को? संश्लेषण का मतलब क्या होता है दोस्तों? पहले ये चीज, संश्लेषण का मतलब होता है छोटी छोटी चीजों को जोड़ना। विश्लेषण का मतलब क्या होता है? एक बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। ये दोनों क्रियाएं आप कब करते हो? जब आप अवबोध, ज्ञान, कौशल या अभिरुचि। दोस्तों ये आप ज्ञान का उपयोग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ज्ञान का उपयोग कर रहे हो। जैसे आपको पता है ना, पूरा कोई शब्द लिख दो, जैसे ये शब्द लिखता हूं मैं महाराजा, ये मैंने शब्द लिखा है ना, अब इसके टुकड़े कर रहे हो ना, ये म अ प्लस अ बना है, ये ह इसके अंदर ह ऐसा है और आ बना है ना, ये दो शब्द इसके अंदर महा प्लस राज, दो शब्द बनकर के बनाए। ये आप टुकड़े करो। टुकड़े किसके आधार पर? ज्ञान के उपयोग के आधार पर। आपने पहले सिंधी पढ़ रखी है, आपने पहले व्याकरण का ज्ञान है कि किसके अंदर कौन सा स्वर है और कौन सा व्यंजन है। ये ज्ञान के आधार पर उपयोग कर रहे हो। तो ये संश्लेषण करना, विश्लेषण करना, ये किसके अंतर्गत आएगा? आपके ज्ञान के उपयोग के अंतर्गत आएगा दोस्तों। तो संश्लेषण या विश्लेषण के आधार पर प्रश्न भी पूछ लें, एक बालक इस चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहा है, किसके अंदर जाएगा? वो भी ज्ञानोपयोग। एक बालक छोटे छोटे टुकड़ों को वापस एकत्रित कर रहा है, वो भी किसके अंदर जाएगा? आपके ज्ञानोपयोग के अंतर्गत। तो ये सब प्रश्न कभी प्रैक्टिकल में भी आ जाए ना, जहां पे संश्लेषण और विश्लेषण की बात हो रही है, सीधा इसको ज्ञानोपयोग पे सही कर देना, आपका उत्तर सही निकल जाएगा। यह रहा आपका अगला प्रश्न। एक बालक अध्यापक से तर्क के साथ विचार प्रस्तुत कर रहा है। किसके साथ में? विचार किसके साथ में प्रस्तुत कर रहा है भाई? तर्क के साथ में कर रहा है। बालक द्वारा प्राप्त उद्देश्य है। आप तर्क के साथ में अध्यापक से क्या कर रहा है? बात तो कर रहा है, लेकिन साथ साथ में क्या दे रहा है? तर्क दे रहा है। तर्क आप कब दे सकते हो भाई? किसी भी चीज का ये सही है, मुझे आप पूछोगी शिक्षण में सर ये सवाल सही है या गलत है, तो मैं क्या दूंगा? आपको तर्क दूंगा। मैं आपको गलत और सही तभी बता सकता हूं जब उसकी चीज में मेरे पास में पहले से ज्ञान है। अगर ज्ञान नहीं है तो मैं कैसे तर्क दूंगा कि ये इस वजह से सही और इस वजह से गलत है? तो वो क्या कर रहा है? ज्ञान का उपयोग कर रहा है। तर्क जहां पर भी दे रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है? ज्ञान का प्रयोग कर रहा है। उसको पहले पता है, इसीलिए कह रहा है सर ये नहीं, ये सही होगा। तो एक बालक अध्यापक को तर्क के साथ विचार प्रस्तुत कर रहा है। ये बालक क्या कर रहा है? ज्ञान उपयोग, कौशल, अभिवृत्ति या अभिरुचि। तो ध्यान रखना भी, ज्ञान उपयोग इसके अंदर क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। तर्क देना भी इसके अंतर्गत आता है, अब संश्लेषण करना और विश्लेषण करना भी ज्ञानोपयोग के अंतर्गत आता है। और ये उतार लेना अलग से कॉपी में, बहुत काम आएंगे आपके। देखिए प्रैक्टिकल प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। प्रश्न कह रहा है गणित का एक अध्यापक है। गणित अध्यापक को बालक एक समस्या के दौरान कहता है कि यहां पर जोड़ने की बजाय घटा दिया जाए तो सही उत्तर प्राप्त होगा। बालक ने किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रखी है? ये क्या पूछ रहा है बालकों से? ये बालकों से पूछ रहा है दोस्तों कि गणित का अध्यापक बालकों को पढ़ा रहा है, तो पढ़ाते पढ़ाते अध्यापक क्या कराते? समस्या के दौरान जोड़ने की बजाय घटा दिया जाए। ये कोई सवाल है जिसमें बालक अध्यापक है ना बार बार जोड़ रहा है। तो एक बच्चे ने उसको उत्तर दिया, सर यहाँ पे यदि जोड़ने की बजाय हम घटा देंगे ना, तब अपन को किस उद्देश्य की प्राप्ति, सही उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। तो गणित अध्यापक को बालक एक समस्या के दौरान कहता है कि यहाँ जोड़ने की बजाय घटा दिया जाए तो सही उत्तर आ जाएगा। बालक ने ये एडवाइस कब दी? बालक इसके बारे में जानता था, बालक को इसके बारे में पहले से ज्ञान है कि यहाँ पे जोड़ा नहीं घटाया जाएगा। तो कक्षा के अंदर वो क्या कर रहा है? ज्ञान का उपयोग कर रहा है ना। इसका अंदर भी आंसर सही क्या हो जाएगा? आपका ज्ञान का उपयोग। ये ज्ञान, कौशल और अवबोध नहीं होगा दोस्तों। सही उत्तर क्या होगा? आपका ज्ञान उपयोग। ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे आपके घुमाने वाले हैं। देखिए अगला प्रश्न। एक नाले को पार करते समय सभी बालक एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। बालक किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं? कितना अजीब प्रश्न है भाई।
एक नाले को, यानी कोई नाला है, स्कूल से घर जा रहे होंगे तो पार कर रहे हैं, पानी वानी बह रहा होगा ना, तो सारे बच्चे एक दूसरे का क्या पकड़ लेते हैं भाई, हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ पकड़ के नाले को क्या कर रहे हैं भाई, पार कर रहे हैं। उन्होंने किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रखी, अभिरुचि, ज्ञान उपयोग, अवबोध या ज्ञान। दोस्तों उन बच्चों को पहले से पता है जब भी पानी का बहाव तेज होना तब हाथ पकड़ के चलना चाहिए ताकि आदत बह करके नहीं जाए ना, एक दूसरे के वेट को क्या करेंगे वो थाम लेंगे। ज्ञान उसको पहले से है, इसीलिए वो सारे बच्चों को कहां लेकर के जा रहे हैं, एक साथ हाथ पकड़ के जा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। पहले उनको पता है भाई ऐसी परिस्थिति में आपको ऐसे निकलना चाहिए। वो सारे बच्चे यदि एक साथ में हाथ पकड़ के निकल रहे ना, वो क्या कर रहे हैं भाई, ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। ये प्रश्न भी किस में चला जाएगा, आपके ज्ञान उपयोग में चला जाएगा दोस्तों। तो मैंने ज्ञान, अवबोध और ज्ञानोपयोग तीन की बातें आपको मैंने समझा दी। अभी और प्रश्न आ रहे हैं। एक बालक विद्यालय से छूटने से पूर्व घर पर पढ़ने की रूपरेखा तैयार कर रहा है, तो बालक किस उद्देश्य का प्रयोग कर रहा है, ज्ञान उपयोग, कौशल, अभिवृत्ति या अभिरुचि। ये पूछ रहा है भाई, एक बालक विद्यालय से छूटने के पूर्व, यानी कि विद्यालय से अब छुट्टी होने वाली है, घर से बाहर जाने वाला है, छुट्टी नहीं हुई उससे पहले ना घर पे पढ़ने की योजना बना रहा है, पूर्व योजना बना रहा है कि मुझे आगे ये करना है, तो भविष्य की वो योजना बना रहा है। बालक किस उद्देश्य का प्रयोग कर रहा है, ज्ञान उपयोग, कौशल, अभिवृत्ति या अभिरुचि। अरे वो टाइम मैनेजमेंट कर रहा है, टाइम मैनेजमेंट उन्होंने सीख रखा है कि समय का मुझे कैसे सदुपयोग करना है। दोस्तों ये भविष्य का अनुमान लगा रहा है, क्या कर रहा है, मुझे भविष्यवाणी, आगे जाकर के मुझे क्या करना है, भविष्य का प्लान जब पूर्व में बना दिया जाता है ना, वो ज्ञान उपयोग कहलाता है। आगे मुझे क्या करना है इसकी तैयारी पहले ही कर लो, ये क्या है, आपके ज्ञान का उपयोग। आपको पता है कि मुझे जाकर के ये करना है, आपको सारी परिस्थिति पता है, उसका काम है पहले ही कर रहे हो ना, आप ज्ञान का उपयोग कर रहे हो। दोस्तों ए इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ज्ञान का उपयोग कर रहा है। देखिए अगला प्रश्न, मानचित्र भरना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है, ज्ञान उपयोग, अवबोध, कौशल या ज्ञान। भाई मानचित्र भर रहा है, एक बालक क्या कर रहा है, मानचित्र में कौन सी जगह कहां है वो सही पढ़ रहा है, चिन्ह को सही भर रहा है। दोस्तों वो किसके अंतर्गत आएगा, ज्ञान उपयोग, अवबोध, कौशल या ज्ञान। तो दोस्तों मानचित्र भरना एक प्रकार की रचना है, एक प्रकार की क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी बालक तब कर सकता है जब उसको कुशलता प्राप्त हो। आप मैप तब भरोगे ना जब आप मैप भरने में होशियार हो जाओगे या इंटेलिजेंट होगे, हाँ आपको वास्तविकता में सब चीज पता है कि कौन सी चीज कहाँ पे आती है। आपने ज्ञान का बार बार उपयोग कर रखा होगा ना, ये चीज यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, फिर आपको पता चल जाएगा हाँ ये वास्तविकता में चीज वहाँ है। वो ज्ञान का बार बार उपयोग करने से क्या आ जाती है, आपके अंदर कुशलता आ जाती है। तो बालक मैप भर रहा है, तो यह क्या कर रहा है, चिन्ह को भर रहा है। तो किसी चिन्ह को निश्चित कर देना, चित्र बनाना, चित्र बना करके उसके अंदर नाम भरना, ये जितनी भी क्रियाएं होंगी ना वो किसके अंदर चली जाएगी, आपके अंदर कौशल के अंदर चली जाएगी। सही उत्तर इसका कौशल होगा दोस्तों, सी इसका सही उत्तर है। ये रहा भाई आपका अगला प्रश्न। प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रतिरूप बनाना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है। प्रतिरूप का मतलब क्या होता है, कोई चीज है उसका छोटा रूप बनाना। जैसे मान लीजिए कि ये मटकी है, ये बड़ी है जो आप घर के अंदर पानी पीते हो। बालक क्या करते हैं, छोटे बच्चे ना घर के अंदर छोटी सी मिट्टी लेकर के ना अपनी मिट्टी बना रहे, ऐसी मिट्टी उसने अपने घर पे बना दी। अब ये इसने क्या किया है, ज्ञान का उपयोग किया है, अभिरुचि या अभिवृत्ति या कौशल। दोस्तों प्रतिरूप है ना आप कौशल के आधार पर बनाते हो, किसके आधार पर बनाते हो, कौशल के आधार पर। जैसे एक बालक किसी फोटो को देख करके वैसा का वैसा चित्र का निर्माण कर रहा है, ये कुशलता है दोस्तों। बार बार उसने फोटो बनाए होंगे ना, तभी वो वैसा का वैसा चित्र का बना पा रहा है दोस्तों, अपनी कॉपी के अंदर बना पा रहा है। ये कुशलता हासिल कर रखी है। कुशलता किससे हासिल की जाती है, बार बार ज्ञान का प्रयोग करने से ना कुशलता प्राप्त की जा सकती है। तो ये पूछ रहे हैं प्रतिरूप बनाना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है, तो प्रतिरूप बनाना कौशल के अंतर्गत आएगा। दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। ऐसे प्रश्न आएंगे आपके कौशल पर। विज्ञान विषय में प्रयोगों को उचित रूप से संपादित करना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है। विज्ञान विषय के अंदर की बात की, विज्ञान के अंदर आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो, उस प्रैक्टिकल को एकदम सही ढंग से उचित रूप से क्या करिए, उसको परिपूर्ण संपादित कर दिया। ये कौन से कौशल के अंतर्गत आएगा, ज्ञान उपयोग, अभिरुचि, कौशल या अभिवृत्ति। अरे ना प्रयोग करने के लिए तब जाते हो ना जब आपने ज्ञान का थ्योरिकल पता हो, तब आप प्रयोग करने के लिए अंदर ज्ञान का प्रयोग आपने पहले कर रखा है, वहां जाकर क्या करोगे, ज्ञान का उपयोग करोगे। ये कह रहा है विज्ञान प्रयोग में उचित रूप से संपादित कर दिया है। जब तक उचित रूप से संपादित नहीं हो रहा तब तक आप ज्ञान का प्रयोग कर रहे थे, बार बार प्रयोग कर रहे थे, जब तक वो उचित रूप से संपादित नहीं हो रहा था। तो बार बार प्रयोग करने पर एक बार संपादित हो गया मतलब आप में क्या आ गई, कुशलता आ गई, तो वो कहलाएगा आपका कौशल। इसमें भी आपका सही आंसर क्या होगा, सी सही आंसर होगा दोस्तों। ये देखिए अगला प्रश्न, एक बालक को नृत्य नहीं आता है, वह बालक नृत्य प्रतियोगिता को समय की व्यर्थता बताता है, बालक में किस उद्देश्य की कमी है। यह पूछ रहा भाई एक विद्यालय का एक बालक है ना जिसको डांस करना नहीं आता है,
वो और विद्यालय के अंदर एक प्रतियोगिता है जिसमें नृत्य प्रतियोगिता रखी गई, डांस प्रतियोगिता रखी गई है, तो बालक यूं कह रहा है कि भाई वो ये डांस प्रतियोगिता रखी गई ना, ये फर्जी है, केवल टाइम पास है, समय की व्यर्थता, ये नहीं होना चाहिए। उसने ये किस उद्देश्य की कमी है दोस्तों? अभिरुचि की, अभिवृत्ति की, कौशल की या ज्ञान उपयोग की? दोस्तों इसके अंदर का सही उत्तर ये पूछ रहा है, बालक को अंदर नृत्य नहीं आता है, एक बालक को डांस करना तो नहीं आता है, वो बालक क्या कर रहा है भाई? नृत्य प्रतियोगिता को क्या बता रहा है? यहाँ पे समय की व्यर्थता बता रहा है कि आप जो कर रहे हो ना वह क्या है भाई? समय की व्यर्थता है। तो बालक में किस उद्देश्य की कमी है? तो देखो बालक को डांस के अंदर क्या नहीं है भाई? इंटरेस्ट नहीं है, बालक को अंदर क्या नहीं है? इंटरेस्ट नहीं है। और जिस काम में आपको इंटरेस्ट नहीं होता ना, वो काम आपको क्या लगता है? फर्जी लगता है, वह काम आपको फालतू लगता है। तो इसीलिए इस बालक को ना प्रतियोगिता भी क्या लग रही है? फालतू लग रही है, मतलब उसके अंदर अभिरुचि की कमी है, डांस के प्रति इसकी रुचि नहीं है, इसलिए उसको डांस प्रतियोगिता भी क्या रखी है? बेकार लग रही है। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों इसके अंदर? ए इसका सही उत्तर होगा। ये देखिए अगला प्रश्न, उद्देश्य क्रम में अनुप्रयोग आता है। उद्देश्य का जो क्रम है ना, अपने पाठ योजना में जो उद्देश्य लिखते हो उसमें ना अनुप्रयोग का स्थान कौन सा है? कि कौशल से पूर्व आता है, कौशल के बाद आता है, अभिरुचि से पहले आता है या ज्ञान का बाद आता है? पहले क्रम देख लो। पहले नंबर पे जो आएगा आपका आएगा ज्ञान। जब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, आप पहचान करना नहीं सीखोगे ना, तब तक आप अवबोध यानी तुलना करना नहीं सीखोगे। जब तक आप तुलना करना नहीं सीखोगे ना, तब तक आप ज्ञान का उपयोग करना नहीं सीखोगे। ज्ञान के उपयोग को ही कहते हैं भाई अनुप्रयोग। ज्ञानोपयोग या अनुप्रयोग दोनों एक है। फिर ज्ञान का यदि आप बार बार उपयोग करोगे ना, तब आपके अंदर क्या आ जाएगी? कुशलता आ जाएगी, जिसे हम कहेंगे कौशल। और जब व्यक्ति के अंदर जिस चीज में कौशल आ जाता है ना, उसके प्रति उसका इंटरेस्ट अपने आप बढ़ जाता है, इसे हम कहते हैं भाई अभिरुचि। और जब उसकी अभिरुचि वैसी हो जाती है ना, अपने आप उसका दृष्टिकोण बदल जाता है, उसका दृष्टिकोण वैसा का वैसा हो जाता है, उसी नजरिए से वो सब चीजें देखने के लिए लग जाता है। तो अभिवृत्ति लास्ट में आ जाएगी। तो क्रम क्या है? ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति। ये पूछ रहा है उद्देश्य क्रम में अनुप्रयोग आता है कौशल से पूर्व। ये देखो कौशल से पूर्व आ रहा है, ये कौशल है, कौशल से जस्ट पहले ज्ञानोपयोग आ रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? अनुप्रयोग। पहले वाला ही सही हो गया, ये तीनों क्या हो जाएंगे आपके? गलत हो जाएंगे। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य, मैंने पहले ही बता दिया, ब्लूम ने 3 प्रकार के उद्देश्य बांटे थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये पूछ रहा है भाई ज्ञानात्मक पक्ष के हैं, भाई ज्ञानात्मक पक्ष के भी 6 हैं। मैंने 6 के 6 अभी जस्ट आपको लिख करके बताएं। ये ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति, ये 6 के 6 कौन से हैं? आपके ज्ञानात्मक पक्ष के हैं दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न। व्यवहारिक कार्यों में कुशलता का दिखना कौन सा उद्देश्य है? अभिवृत्ति, अभिरुचि, कौशल या ज्ञान उपयोग? ये पूछ रहा है व्यवहारिक कार्यों में। आप दैनिक जीवन में जो भी काम कर रहे हो ना, आपको वही चीज नजर आ। व्यवहारिक कार्यों में कुशलता का दिखना, यानी कि जिस काम में आपने कुशलता प्राप्त कर रखी है ना, आप जहां भी जा रहे हो हर चीज में आपको वही चीज नजर आ रही है। जैसे मैं आपको शिक्षण विधि पढ़ा रहा हूं, तो मेरे जीवन में जो भी व्यवहारिक घटना घट रही है ना, मुझे वो शिक्षण विधियों की नजर से नजर आ रही है कि नहीं, यहाँ पे मापन हो रहा है, यहाँ पे मूल्यांकन हो रहा है, इसने ऐसा नहीं किया जहाँ पे ये उद्देश्य की प्राप्ति होती थी, इसने ऐसा कर रहा है, मतलब ये उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, मतलब हर चीज में मुझे वही चीज नजर आ रही है। तो है ना, आप देखना व्यवहारिक कार्यों में कुशलता का दिखना कौन सा उद्देश्य है? अभिवृत्ति, अभिरुचि, कौशल या ज्ञानोपयोग? तो दोस्तों ध्यान रखना भाई, अभिवृत्ति, दृष्टिकोण। जब आपका दृष्टिकोण वैसा हो जाएगा ना, तब आपके जीवन में जो भी व्यवहारिक कार्य हो रहा होगा ना दोस्तों, वो क्या कहलाएगा? उसके अंदर सारी की सारी चीजें आपको उसी रूप में दिखेगी। जैसे एक पिक्चर थी ना भाई, तारे जमीन पर, मैंने आपको पहले बता रखा है, तारे जमीन पर पिक्चर है ना, पूरी की पूरी शिक्षण विधियों के आधार पर बनी गई है। उपचारात्मक शिक्षण, मापन, मूल्यांकन और उद्देश्य को लेकर के बनी गई है। जब ये पिक्चर मैं देख रहा था ना, मुझे टोटल शिक्षण विधि नजर आ रही थी। अब ये आमिर खान इसका मापन कर रहा है, ये मूल्यांकन कर रहा है, इस बच्चे की ये उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है, अब इसने निदान किया, अब ये उपचार कर रहा है, सारी इसके ऊपर। तो मेरा दृष्टिकोण वैसा है, इसलिए मुझे पिक्चर में सारी की सारी चीजें वो दिख रही है। अब किसी का भावात्मक प्रतिशत ना, वो केवल और केवल ये सोच रहे हैं यार बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में नहीं भेजना चाहिए, ये दिक्कत हो जाती है। वो भावात्मक रूप से सोच रहे हैं क्योंकि उनका दृष्टिकोण वैसा है। जैसा आपका दृष्टिकोण होगा, वही व्यवहारिक कार्यों में वही चीज आपको बार बार नजर आएगी। तो दृष्टिकोण का मतलब होता है दोस्तों अभिवृत्ति। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए। ये लीजिए आपका नेक्स्ट प्रश्न। पाठ योजना में उद्देश्य निर्धारण के बाद क्रम आता है। पाठ योजना में जब आप उद्देश्य निर्धारण करते हो ना, क्या आता है? तो क्रम पहले देख लीजिए हल्का सा, क्रम क्या होता है ना, तो थोड़ी स्पीड से देख लेना भैया ना। पहले नंबर पर आती है आपकी आवश्यक पूर्ति। सबसे पहले पाठ योजना में आप काम करते हो आवश्यक पूर्ति का। दूसरे नंबर पर आप करते हो दोस्तों उद्देश्य निर्माण का। किसका भाई? उद्देश्य निर्माण का। तीसरे नंबर पर आप काम करते हो भाई शिक्षण विधि या प्रविधि के चयन का। चौथे नंबर पर आप काम करते हो सहायक सामग्री, कौन कौन सी सहायक सामग्री लेंगे। पांचवें नंबर पर आप निर्धारित करते हो पूर्व ज्ञान को। किसको भाई? पूर्व ज्ञान को। छठे नंबर पर निर्धारित करते हो आप प्रस्तावना को। किसको करते हो भाई? प्रस्तावना को। सातवें नंबर पर करते हो आप उद्देश्य कथन। आठवें नंबर पर करते हो आप प्रस्तुतिकरण। नौवें नंबर पर आप करते हो
बोध प्रश्न या पुनरावृत्ति प्रश्न। 10वें नंबर पर आप बच्चों को देते हो मूल्यांकन और 11वें नंबर पर आप बच्चों को देते हो ग्रह कार्य। ये आपका क्या कहलाएगा, एक आदर्श पाठ योजना का क्रम कहलाएगा। तो ये क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है भाई, ये पूछ रहा है आपसे पाठ योजना में उद्देश्य निर्धारण के बाद क्रम आता है। जस्ट उद्देश्य के बाद में आप क्या करते हो, पहले आपने आवश्यक पूर्ति की, फिर उद्देश्य के बाद में आप शिक्षण विधियों का चयन करते हैं। तो ये पूछ रहा है भाई शिक्षण विधियों का चयन, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए अगला प्रश्न। अरे ये चीजें उतारा नहीं होता तो बाद में वीडियो देख करके ना प्यूज कर करके लिख लेना, बार बार आवाज सुन करके लिख लेना। लिखा हुआ तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन मेरा बोला हुआ ना आपको सुनाई दे देगा। जो जो मैंने बोला ना उसका क्रम उतार लेना आराम से। पूर्व ज्ञान का प्रश्न क्या पूछा है, पूर्व ज्ञान का अध्यापक ज्ञाता होता है, अध्यापक अनुमान लगाता है, अध्यापक अभिभावकों से पता करता है, या अध्यापक अन्य विषयों के अध्यापकों के साथ से पता करता है। दोस्तों भाई पूर्व ज्ञान की यदि अपन बात करें ना दोस्तों, तो पूर्व ज्ञान के लिए दूसरे अध्यापकों से बात नहीं करेगा, क्योंकि जो बात इसको ही नहीं पता है तो दूसरे अध्यापकों को कैसे पता होगी, उसके विषय का पूर्व ज्ञान दूसरे अध्यापकों को कैसा होगा ये पता नहीं है। अध्यापक अभिभावकों से पता करता है। अरे बालक किस विषय के टॉपिक में कितना जानता है, या अध्यापकों से अभिभावकों से कैसे पता चलेगा, पेरेंट्स को क्या पता कि ये बच्चा इसके बारे में कितनी जानकारी रखता है, अरे ये भी नहीं होगा। अध्यापक अनुमान लगाता है, ये सही है। अध्यापक ज्ञाता होता है, भगवान थोड़ी है तो वो टीचर ही है ना, उसको थोड़ी पता है कि बच्चा पहले से कितना जानता है। वो केवल और केवल क्या लगाता है, अनुमान लगाता है। तो पूर्व ज्ञान का अध्यापक क्या लगाता है, अनुमान लगाता है दोस्तों। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके। ये रहा आपका अगला प्रश्न। पाठ योजना में सर्वप्रथम किया जाता है, पाठ योजना का जो निर्माण करते हो आप सबसे पहले क्या काम करो, आवश्यक पूर्ति, उद्देश्य निर्माण, विधियों का चयन, शिक्षण बिंदुओं की व्याख्या। दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया, पहले नंबर पे क्या आती है आपकी आवश्यक पूर्ति, दूसरे नंबर पर उद्देश्य आते हैं, तीसरे नंबर पर शिक्षण विधियां आती है, चौथे नंबर पर सहायक सामग्री आती है, पांचवें पे पूर्व ज्ञान आता है, छठे पे आपका मूल्यांकन आता है, प्रस्तावना आता है, सातवें पे उद्देश्य कथन आता है, आठवें प्रस्तुतिकरण आता है, नवे पे बोध प्रश्न आता है, 10वें में मूल्यांकन आता है, 11वें पे क्या आता है आपका ग्रह कार्य आता है। पहले नंबर पर क्या आ जाएगा आपकी आवश्यक पूर्ति, ए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। यह रहा आपका अगला प्रश्न। पाठ योजना में मूल्यांकन का संबंध है, कहां पूछा इसने, पाठ योजना में मूल्यांकन का संबंध है शैक्षिक उद्देश्यों से, शिक्षण उद्देश्यों से, शिक्षा उद्देश्यों से, या उपयुक्त सभी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि प्रश्न ऐसा है ना मूल्यांकन का संबंध है तब तो सही उत्तर होगा शैक्षिक उद्देश्यों से। लेकिन प्रश्न आपको पूछ ले भी पाठ योजना में मूल्यांकन का संबंध है, तो पाठ योजना में जो मूल्यांकन का संबंध होता है ना वो किससे होता है आपका शिक्षण उद्देश्यों से होता है। किससे होता है दोस्तों, शिक्षण उद्देश्यों से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका शिक्षण उद्देश्य। केवल ऐसा पूछ ले भी उद्देश्यों का मूल्यांकन का संबंध है तब तो सही होगा आपका शैक्षिक उद्देश्य। लेकिन ये पूछ ले पाठ योजना में संबंध ना, तब सही क्या उत्तर होगा दोस्तों आपका शैक्षिक उद्देश्यों से। तो ये हो गए दोस्तों आज अपन के 700 प्रश्न कंप्लीट। कितने प्रश्न हो गए भाई, 700 प्रश्नों का सफर आपने तय किया था। अरे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भाई साइड में रहा करो ना, मुझे स्क्रीनशॉट लिया करो वगैरह वगैरह। अरे मैं आपको पीडीएफ जब टेलीग्राम पे डाल रहा हूं ना, फिर आपको स्क्रीनशॉट लेकर के क्या करना है, वो की वो चीज आपको वहां से मिल रही है, अब वहां पर डाउनलोड कर दो और आंसर के साथ में डाल रहा हूं ना। अब आप कल्पना आशा ऐसी करते हो गुरुजी ने आज पढ़ाया और कल के कल वापस आ जाए वो टेलीग्राम पर, ये पॉसिबल नहीं। जैसे मुझे समय मिलता है ना, जैसे 2-3 क्लास हो गए ना, तो मैं 2-3 क्लास की एक साथ है ना आंसर बना करके ना आपके टेलीग्राम पर डाल दूंगा दोस्तों। मेरे पास में जितने ही मैटर है ना मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। मुझे रख करके ना उसको संग्रह नहीं करना है ना, वहां से मुझे कोई इनकम होने वाली नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मेरे नोट्स मेरे पास में पड़े जो मुझे कमा करके दे देंगे, ब्याज आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, वो सारा का सारा मैं आपको दे दूंगा। मैंने तो लिखा नहीं जो मैं टेंशन लूं, मैंने कहीं ना कहीं से संकलन कर रखा है, मेरा नहीं है ना, वो आपको दे दूंगा। तो सारे का सारा सामान आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन आप इंतजार करते रहिए ना, तो ये स्क्रीनशॉट लेना वगैरह वगैरह अगर नहीं बैठना पाए ना तो ये दिक्कत है। एक काम करता रहिए आप, ये काम ईमानदारी से कीजिए। जब आप मेरा वीडियो देखते हो ना तो किस प्रश्न का आंसर मैंने क्या बताया, एक पेन कॉपी लेकर के बैठिए। जैसे 343 में सी, 342 में बी, ऐसा कर दिए। क्योंकि कभी कभी मैं पीडीएफ भेजता हूं ना तो बनाने वाला है ना कभी कभी गलती कर देता है ना, कभी सी की जगह बी लिख दिया, एक आध प्रश्न में ऐसा ऊपर नीचे हो जाता है, तो आपके अंदर कंफ्यूजन आ जाएगा। वीडियो वाला है ना सही होगा दोस्तों, तो वीडियो के साथ में आप आंसर लिख लिया करो। तो मैं जब भी आपको पीडीएफ भेजूंगा ना तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा सही और गलत की पहचान करने में लिए, आप विश्लेषण कर लोगे दोस्तों। तो ये आज का सफर यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट ज्यादा प्रश्नों के साथ में। अब धीरे धीरे अपन घंटों को लेवल करने लगे ना, 1 घंटे के अंदर अंदर अपन पढ़ाने के लिए लगे। आज हुआ ना अपना सारा का सारा काम लगभग फिक्स 1 घंटे के अंदर अपने क्लास पूरी कर दी। अब मैं ट्राई करूंगा कि आने वाली कक्षाओं के अंदर धीरे धीरे प्रश्नों की संख्या क्या करूं, बढ़ाऊं, क्योंकि जितने भी व्याख्यात की थी ना वो मैंने लगभग व्याख्या कर दी। अब आप सब कुछ पहचानते हो तो केवल आपको उत्तर की पहचान करनी है ना, तो प्रश्नों की संख्या को आप क्या करेंगे दोस्तों, बढ़ा देंगे। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए। मेरी तरफ से आपको मंगलमय शुभकामनाएं। मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।